हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 8 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, जिनमें से 19 प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा कर चुके थे और आगे के प्रश्न हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 20। देखिए बच्चों, निम्नलिखित के संदर्भ में लैंथेनॉइड एवं एक्टिनॉइड के रसायन की तुलना कीजिए। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं और उनके संदर्भ में हमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के रसायन की तुलना करनी है। देखिए पहला देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा देखिए परमाणुीय एवं आयनिक आकार, तीसरा है ऑक्सीकरण अवस्था और चौथा है रासायनिक अभिक्रियाशीलता। ठीक है, तो देखिए हम एक एक को लेकर चलेंगे। देखिए बच्चों, पहला देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लैंथेनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सभी तत्वों में 6s2 विन्यास होता है तथा 4f में इलेक्ट्रॉन भरता जाता है, अर्थात यह परिवर्तनशील है। लेकिन Ln3+ यानी जो लैंथेनाइड 3+ आयन होते हैं उनमें 4f1 से 4f14 तक विन्यास पाया जाता है। सभी एक्टिनाइडों में 7s2 विन्यास होता है तथा 5f एवं 6d उपकोषों में परिवर्तनशील विन्यास होता है। ठीक है, 5f उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, थोरियम तक 5f नहीं होता। आगे देखिए बच्चों, Pa यानी प्रोटेक्टिनियम से प्रारंभ होकर Lr यानी लॉरेंशियम तक 5f पूर्ण रूप से भर जाता है। लैंथेनाइडों के समान एक्टिनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अनियमितताएं 5f उपकोष में उपस्थित F0, F7 तथा F14 स्थायी विन्यासों के कारण होती है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए दूसरा हम लेंगे परमाणुीय एवं आयनिक आकार को। देखिए लैंथेनाइडों में लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या में कमी होती है, लेकिन परमाणु त्रिज्या में कमी नियमित नहीं होती। एक्टिनाइडों में भी लैंथेनाइडों के समान परमाणु या M3+ आयनों के आकार में क्रमिक कमी होती है और इसे क्या कहते हैं? एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। लेकिन आकार में यह कमी एक तत्व से दूसरे तत्व में उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जो कि 5f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। तीसरा हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। तो देखिए लैंथेनाइडों में मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, लेकिन कुछ तत्व +2 तथा +4 अवस्था भी दर्शाते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, लैंथेनाइडों के समान एक्टिनाइड भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, लेकिन इनमें अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं यानी +3 से +7 भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई इनके ऑक्सीकरण अवस्था की। आगे देखिए, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड दोनों में ही +4 की अपेक्षा +3 अवस्था में अधिक यौगिक बनते हैं। अब देखिए बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था की बात की जाए तो लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड दोनों में ही +4 की अपेक्षा +3 जो अवस्था होती है उसमें अधिक यौगिक बनते हैं तथा +3 एवं +4 अवस्था वाले आयनों की जल अपघटित होने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए चौथा है रासायनिक अभिक्रियाशीलता। तो अब हम इनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में बात करेंगे। देखिए लैंथेनाइडों में सामान्य रूप से श्रेणी के आरंभ वाले सदस्य अपने रासायनिक व्यवहार में कैल्शियम की तरह बहुत क्रियाशील होते हैं, परंतु बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ ये एल्यूमिनियम की तरह क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। हाइड्रोजन गैस के वातावरण में मंद गति से गर्म करने पर ये धातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर लेती है। इन धातुओं को कार्बन के साथ गर्म करने पर कार्बाइड जैसे Ln3C, Ln2C3 तथा Ln C2 बनते हैं। ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। देखिए तनु अम्लों के साथ क्या मुक्त करती है? हाइड्रोजन गैस, तथा हैलोजन के वातावरण में जलने पर हैलाइड बनाती है। ये ऑक्साइड M2O3 तथा हाइड्रोक्साइड M और ये ब्रैकेट में क्या है? OH और बाहर 3 यानी MOH का ट्राइस बनाती है।
क्लियर है, आया समझ में आपको ये। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इनकी अभिक्रियाएं क्या होती है, तो आप इन अभिक्रियाओं को भी बता के आएंगे। देखिए बच्चों जब आप लोग रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में बताएंगे तो ये अभिक्रियाएं बताएंगे कि किस तरीके से जो लैंथेनाइड होते हैं वो अभिक्रिया करते हैं। देखिए ऑक्सीजन में ज्वलन से Ln2O3 यानी ऑक्साइड बनाते हैं, अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, हैलोजन के संग अभिक्रिया करते हैं तो Lnx3 यानी हैलाइड बनाते हैं, जल के साथ में देखिए जब ये H2O के संग अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे इस तरीके से, और साथ में H2 कार्बन के साथ गर्म करने पे कार्बाइड बनाते हैं इस तरीके से। देखिए नाइट्रोजन के साथ गर्म करने पर LNN, ठीक है, और S के साथ सल्फर के साथ गर्म करने पर Ln2S3, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी बताकर आएंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, जबकि एक्टिनॉइड अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने लैंथेनाइड के बारे में बात कर ली है, अब हम एक्टिनाइड की रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में बात करेंगे। तो देखिए कि जो एक्टिनाइड है वो क्या है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, विशेषकर जब वे सूक्ष्म विभाजित हो। इन पर उबलते हुए जल की क्रिया से ऑक्साइड तथा हाइड्राइड का मिश्रण प्राप्त होता है और अधिकांश अधातुओं से संयोजन सामान्य ताप पर होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी धातुओं को प्रभावित करता है, परंतु अधिकतर धातुएं नाइट्रिक अम्ल द्वारा अल्प प्रभावित होती है और इसका कारण यह है कि इन धातुओं पर ऑक्साइड की संरक्षित सतह बन जाती है। क्लियर है। आगे देखिए, क्षारों का इन धातुओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगला पॉइंट देखिए, लैंथेनाइड आसानी से संकुल नहीं बनाते। देखिए जो लैंथेनाइड होते हैं वो आसानी से संकुल नहीं बनाते, लेकिन एक्टिनाइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अगला पॉइंट देखिए, लैंथेनाइड ऑक्सो धनायन नहीं बनाते, जबकि एक्टिनाइड UO2 PuO2 तथा UO जैसे ऑक्सो धनायन बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 21। देखिए आप निम्नलिखित को किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे। देखिए बच्चों हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं और उन्हें हमें स्पष्ट करना है। देखिए पहला देखिए, D4 स्पीशीज में से क्रोमियम 2+ प्रबल अपचायक है, जबकि मैग्नीज 3rd प्रबल ऑक्सीकारक है। दूसरा देखिए, जलीय विलयन में कोबाल्ट 2 स्थायी है, परंतु संकुलनकारी अभिकर्मकों की उपस्थिति में यह सरलतापूर्वक ऑक्सीकृत हो जाता है। और तीसरा क्या है, आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है। देखिए बच्चों इन तीनों पॉइंट्स को हमें समझाना है। पहला क्या है कि जो D4 स्पीशीज है, तो D4 स्पीशीज में जो क्रोमियम 2+ है, देखिए बच्चों जो क्रोमियम 2+ होता है वो तो क्या है, प्रबल अपचायक है, यानी क्रोमियम 2+ तो प्रबल अपचायक है, जबकि मैग्नीज 3rd का मतलब है Mn3+ की बात हो रही है। तो देखिए जो मैग्नीज 3+ है वो क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है, तो हमें ये समझाना है। दूसरा हमें समझाना है कि जलीय विलयन में कोबाल्ट 2 स्थायी है, परंतु संकुलनकारी अभिकर्मकों की उपस्थिति में यह सरलतापूर्वक ऑक्सीकृत हो जाता है। और तीसरा हमें समझाना है आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है, ठीक है। तो इन तीनों को हमें समझाना है, तो हम बारी बारी से इन्हें स्पष्ट करेंगे। देखिए बच्चों पहला देखिए, क्रोमियम 2+ प्रबल अपचायक है क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर विन्यास 3D4 से 3D3 में परिवर्तन होता है। देखिए तो समझिए यहाँ पर देखिए क्रोमियम आवर्त सारणी में 24 नंबर पे आता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3D5 4s1। ये इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम क्रोमियम +2 की बात करें या हम क्रोमियम 2+, देखिए बच्चों क्रोमियम +2 को हम क्रोमियम 2+ भी बोल सकते हैं। तो देखिए अगर हम क्रोमियम 2+ की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऑर्गन 3D4। और अगर हम क्रोमियम 3+ की बात करें, यानी इस क्रोमियम 2+ में से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो अब इसका विन्यास हो जाएगा ऑर्गन 3D3, यानी विन्यास 3D4 से क्या हो जाएगा, 3D3। तो देखिए क्रोमियम 2+ प्रबल अपचायक है क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर विन्यास 3D4 से 3D3 में परिवर्तन होता है तथा D3 विन्यास, देखिए D3 विन्यास T2G3 अधिक स्थायी होता है। देखिए जो D3 विन्यास है वो T2G3 के रूप में अधिक स्थायी होता है।
क्योंकि यह अर्धपूरित है, जबकि Mn3 द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mn2 में परिवर्तित होने पर 3d4 से 3d5 हो जाता है। जबकि देखिए बच्चों, अगर मैग्नीज की बात करें, देखिए जो समझिए यहाँ पर, देखिए बच्चों मैग्नीज की हम लोग बात करें तो मैग्नीज आवर्त सारणी में 25 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3d5 4s2। ठीक है, अगर हम मैग्नीज थर्ड की बात करें यानी मैग्नीज +3 की हम लोग बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3d4। देखिए बच्चों समझिए, मैग्नीज में अगर हम लोग Mn+3 की बात करें, देखिए मैग्नीज +3 की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3d4। और देखिए जब ये मैग्नीज थर्ड एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, देखिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ये बदल जाता है Mn+2 में, और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है ऑर्गन 3d5, जो क्या होता है स्थायी विन्यास। ठीक है, तो देखिए बच्चों Mn3 द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mn2 में परिवर्तित होने पर 3d4 से 3d5 विन्यास हो जाता है तथा 3d5 एक अर्धपूरित स्थायी विन्यास है, अतः मैग्नीज थर्ड प्रबल ऑक्सीकारक है। क्लियर है? तो आया बच्चों आपको समझ में कि जो क्रोमियम 2+ है, ये भाई ये जो क्रोमियम 2+ है ये तो प्रबल अपचायक की तरह व्यवहार करता है, जबकि मैग्नीज +3, जो मैग्नीज +3 है, जो मैग्नीज थर्ड है वो प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा देखिए, संकुलनकारी अभिकर्मक यानी लिगेंड की उपस्थिति में कोबाल्ट सेकंड आसानी से ऑक्सीकृत होकर कोबाल्ट थर्ड बनाता है, जिसमें 3d6 विन्यास होता है, जिसका कारण यह है कि संकुल बनने पर प्राप्त क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी CFSE कोबाल्ट +3 बनने के लिए आवश्यक तृतीयक आयनन ऊर्जा की पूर्ति कर देती है तथा +3 अवस्था में स्थायी अष्टफल के संकुल बन जाते हैं, जो कि सामान्यतः प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा देखिए, D1 विन्यास के आयन अत्यंत अस्थायी होते हैं। क्यों? देखिए, क्योंकि D1 विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक आयनीकरण ऊर्जा की पूर्ति जलयोजन ऊर्जा या जालक ऊर्जा द्वारा आसानी से हो जाती है तथा D1 विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकलने पर हमें क्या विन्यास प्राप्त होता है? D0। देखिए D0 विन्यास प्राप्त होता है, जो कैसा होता है? स्थायी। क्लियर है? आया समझ में आपको ये तीनों पॉइंट? आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 22। देखिए बच्चों, असमानुपातन से आप क्या समझते हैं? जलीय विलयन में असमानुपातन अभिक्रियाओं के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, असमानुपातन क्या होता है? किसी स्पीशीज में किसी तत्व के लिए जब ऑक्सीकरण अवस्था अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं यानी कम तथा अधिक से कम स्थायी होती है तो इस स्पीशीज के एक परमाणु का ऑक्सीकरण तथा दूसरे परमाणु का अपचयन हो जाता है, और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? असमानुपातन। ठीक है, आगे देखिए। उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, असमानुपातन क्या होता है? इसमें किसी भी स्पीशीज का एक बार तो हो जाता है ऑक्सीकरण और एक बार हो जाता है अपचयन, यानी कहने का मतलब है किसी एक ही अभिक्रिया में उस स्पीशीज का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, उसका अपचयन भी हो रहा है, इसे कहा जाता है असमानुपातन। और देखिए इन उदाहरणों से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए CrO4 3- ये आयन है, और ये आयन कितने हैं? 3 है, यानी 3CrO4 3- प्लस 8H+ है। ठीक है, इनकी अभिक्रिया से क्या बन रहा है? एक तो बन रहा है 2CrO4 2-, एक बन रहा है क्रोमियम 3+ आयन, और 4 बन रहे जल के अणु 4H2O। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें अगर हम बात करें तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था 5 है, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था 6 है, और इसमें क्या है? 3 है, यानी क्या हो रहा है? असमानुपातन। तो देखिए यहाँ क्रोमियम 5 से क्रोमियम 3 तथा क्रोमियम 6 बन रहा है, यानी क्या हो रहा है? असमानुपातन। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा देखिए, 3MnO4 2- प्लस 4H+,
इनकी अभिक्रिया से देखिए क्या बन रहा है, 2MnO4 माइनस, और एक बन रहा है MnO2, और दो बन रहे हैं जल के अणु 2H2O बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था 6 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है, यानी असमानुपातन हो रहा है। तो देखिए यहाँ मैग्नीज 6 से मैग्नीज 7 तथा मैग्नीज 4 बन रहा है, यानी ये दोनों असमानुपातन के क्या हो गए, उदाहरण। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 23। देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सी धातु बहुधा तथा क्यों +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। देखिए बच्चों आंसर देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कॉपर धातु बहुधा +1 यानी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, क्योंकि इसके फलस्वरूप 3D10 स्थायी विन्यास प्राप्त होता है। और देखिए बच्चों यहाँ पे कॉपर +1 का, देखिए कॉपर +1 का विन्यास देखिए, देखिए बच्चों कॉपर +1 का विन्यास होता है ऑर्गन 3D10, जो क्या होता है, स्थायी विन्यास। देखिए बच्चों इसे एक बार समझ लीजिए। देखिए बच्चों आवर्त सारणी में कॉपर आता है 29 नंबर पे, 29 नंबर पे आता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3D10 4s1। देखिए बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपर का, ऑर्गन 3D10 4s1। ठीक है, जब हम बात करें कॉपर +1 की, तो देखिए जब कॉपर +1 बनता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और अब विन्यास हो जाता है ऑर्गन 3D10। ठीक है, जो क्या होता है, स्थायी विन्यास। ठीक है बच्चों, इसीलिए कॉपर क्या प्रदर्शित करता है, +1। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित गैसीय आयनों में अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए। देखिए बच्चों हमें यहाँ पे कुछ आयन दिए गए हैं जिनमें हमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन बताने हैं। देखिए Mn3+, क्रोमियम 3+, वैनेडियम 3+ तथा टाइटेनियम 3+। ठीक है, इनमें से कौन सा जलीय विलयन में अति स्थायी है। देखिए साथ के साथ हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो जलीय विलयन में भी स्थायी है, या हम बोल सकते हैं अति स्थायी है। तो देखिए आंसर देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैग्नीज 3+ के बारे में। देखिए बच्चों मैग्नीज 3+ के बारे में हम लोग बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3D4। देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर कि जो मैग्नीज है वो आवर्त सारणी में 25 नंबर पे आता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3D5 4s2। ठीक है, अगर हम बात करें Mn3+ के बारे में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और विन्यास हो जाएगा ऑर्गन 3D4। ठीक है, तो ये इसका विन्यास हो गया Mn3+ का। अब देखिए डी कक्षक में, हम डी कक्षक में बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4, यानी इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, आगे देखिए क्रोमियम 3+। देखिए बच्चों क्रोमियम 3+, और देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज और समझने की कोशिश करिए कि चाहे हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोले या अयुग्लित इलेक्ट्रॉन बोले, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए क्रोमियम 3+ के बारे में हम बात करेंगे तो क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ऑर्गन 3D3। क्या होगा, ऑर्गन 3D3। और देखिए इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई इसी तरीके से जैसे हमने मैग्नीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताए हम लोगों ने कि कैसे मैग्नीज में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हम क्रोमियम में भी बता सकते हैं। अरे भाई देखिए बच्चों, देखिए क्रोमियम आवर्त सारणी में 24 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3D5 4s1। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हम बात करें क्रोमियम 3+ के बारे में, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, यानी इसका विन्यास हो जाएगा ऑर्गन 3D3। ठीक है, यानी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3। आगे देखिए, अब देखिए वैनेडियम 3+ के बारे में बात करेंगे तो देखिए बच्चों जो वैनेडियम होता है वो 23 नंबर पे आता है, यानी विन्यास होता है ऑर्गन 3D3 4s2। ठीक है, वैनेडियम 3+ की बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, यानी वैनेडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऑर्गन 3D2। तो देखिए यहाँ पे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से देखिए टाइटेनियम 3+ की बात करें तो देखिए बच्चों इसमें भी हम निकाल सकते हैं, इसका विन्यास होगा ऑर्गन 3D1, यानी इसमें एक ही क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, अब आगे देखिए
इन आयनों में Cr3+ यानी क्रोमियम 3+ जलीय विलयन में सबसे अधिक स्थायी होता है। देखिए समझे यहाँ पर कि क्रोमियम 3+ जलीय विलयन में सबसे अधिक स्थायी है क्योंकि इसमें अर्धपूरित विन्यास T2G3 होता है, जो कि कैसा विन्यास है, स्थायी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 25। देखिए उदाहरण देते हुए संक्रमण धातुओं के रसायन के निम्नलिखित अभिलक्षणों का कारण बताइए। देखिए पहला देखिए, संक्रमण धातु का निम्नतम ऑक्साइड क्षारकीय है जबकि उच्चतम ऑक्साइड उभयधर्मी अम्लीय है। आगे देखिए दूसरा, संक्रमण धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइडों तथा फ्लोराइडों में प्रदर्शित होती है। तो देखिए बच्चों, हमें इन अभिलक्षणों का कारण बताना है। तो देखिए तीसरा, देखिए धातु के ऑक्सो ऋणायनों में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है। तो देखिए जो समझे यहाँ पर कि ये हमें 1, 2, 3 ये जो 3 अभिलक्षण दिए हुए हैं इनके हमें कारण बताने हैं। तो देखिए आंसर देखिए पहले का, देखिए संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में क्षारकीय तथा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में उभयधर्मी या अम्लीय होते हैं क्योंकि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में बंध बनाने में थोड़े से इलेक्ट्रॉन ही प्रयुक्त होते हैं, अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है। इस कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए ये क्षारीय होते हैं। लेकिन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अतः ये मुख्यतः अम्लीय तथा कभी-कभी उभयधर्मी होते हैं। और देखिए बच्चों, यहाँ उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं, तो हम ये उदाहरण भी दे के आएंगे। देखिए पहला है MnO, ठीक है, दूसरा है MnO2, तीसरा है Mn2O7। और देखिए इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, इसमें +4 है, इसमें +7 है। और देखिए ये कैसा होता है, क्षारीय ऑक्साइड। ये क्षारीय ऑक्साइड है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है और ये क्या है, अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, देखिए ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणता तथा छोटे आकार के कारण ये धातुओं को उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था तक ऑक्सीकृत कर देते हैं, अतः संक्रमण धातुओं की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइडों तथा फ्लोराइडों में ही प्रदर्शित होती है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, देखिए संक्रमण धातुओं के ऑक्सो ऋणायन इनके उच्च ऑक्सीकरण अवस्था युक्त ऑक्साइडों की अम्ल तथा क्षार से क्रिया कराने पर ही बनते हैं। ठीक है, अतः ऑक्सो ऋणायनों में भी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होगी तथा इन ऑक्सो ऋणायनों में धातु के साथ उच्च विद्युत ऋणीय ऑक्सीजन जुड़ी होती है। क्लियर है, चलिए आगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 26। देखिए निम्नलिखित को बनाने के लिए विभिन्न पदों का उल्लेख कीजिए। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ यौगिक दिए गए हैं और उन्हें बनाने के विभिन्न पदों के बारे में हमें बताना है। ठीक है, पहला देखिए क्रोमाइट अयस्क से K2Cr2O7 और दूसरा देखिए पायरोलुसाइड से KMnO4। और देखिए बच्चों, ये दोनों ही हम पढ़ के आए हुए हैं। तो देखिए पहला, देखिए क्रोमाइट अयस्क से K2Cr2O7 कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों, क्रोमाइट अयस्क से K2Cr2O7 बनाने में निम्नलिखित 3 पद होते हैं। पहला देखिए क्रोमाइट अयस्क को वायु की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ संगलित करना, यानी पहले स्टेप में क्या करते हैं, क्रोमाइट अयस्क को वायु की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ संगलित करते हैं। तो देखिए ये अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों, ये हमारा क्रोमाइट अयस्क है 4FeCr2O4। इसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं 8Na2CO3 + 7O2। क्या बना, ये बन गया 8Na2CrO4 + 2Fe2O3 और 8CO2। ठीक है, दूसरा स्टेप देखिए, जो ये Na2CrO4 बना है, Na2CrO4, इसके विलयन को छानकर सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत करना तथा सोडियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल प्राप्त करना। तो देखिए बच्चों, ये दूसरा स्टेप हो गया।
देखिए बच्चों, ये हमारा दूसरा स्टेप है। देखिए ये है Na2CrO4, ठीक है, यानी 2Na2CrO4 प्लस 2H प्लस, यानी इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा अम्लीकृत कर रहे हैं। देखिए क्या बना, Na2Cr2O7, यानी सोडियम डाइक्रोमेट के नारंगी रंग के क्रिस्टल बन गए, साथ में 2Na प्लस और H2O। अब आगे देखिए तीसरा, देखिए Na2Cr2O7 में KCl डालकर K2Cr2O7 प्राप्त करना। तो देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं, जो Na2Cr2O7 जो प्राप्त हुआ है उसमें 2KCl यानी KCl ऐड करते हैं, तो 2KCl ये बन गया K2Cr2O7 और साथ में 2NaCl, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्टेप्स। आगे देखिए दूसरा, देखिए पायरोलुसाइड से KMnO4। देखिए बच्चों, पायरोलुसाइड यानी MnO2 से KMnO4 बनाने के लिए पायरोलुसाइड को KOH के साथ संगलित करके वायु या KNO3 द्वारा ऑक्सीकृत करते हैं तथा प्राप्त MnO4 आयन का क्षारीय माध्यम में वैद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण किया जाता है। तो देखिए बच्चों, यह अभिक्रिया हम लिख के आएंगे। देखिए ये क्या है, MnO2 है, पायरोलुसाइड है, तो ठीक है KOH के साथ संलग्न करेंगे या फिर KNO3 के साथ ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें प्राप्त होगा MnO4 मैग्नेट आयन प्राप्त होगा। और जो ये मैग्नेट आयन हमें प्राप्त हुआ है MnO4 इसका वैद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण करेंगे क्षारीय माध्यम में, तो ये हमें प्राप्त होगा MnO4। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 27। देखिए मिश्र धातुएं क्या है, लैंथेनाइट धातुओं से युक्त एक प्रमुख मिश्र धातु का उल्लेख कीजिए, इसके उपयोग भी बताइए। तो देखिए बच्चों, हमें मिश्र धातु के बारे में बताना है। देखिए आंसर देखिए, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या धातु तथा अधातु का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। क्लियर है? आगे देखिए, लैंथेनाइट धातुओं से युक्त एक प्रमुख मिश्र धातु मिश्र धातु है जिसमें लगभग 95% एक लैंथेनाइट धातु, लगभग 5% आयरन तथा थोड़ा सा सल्फर, कार्बन, कैल्शियम तथा एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, मिश्र धातु की अत्यधिक मात्रा मैग्नीशियम आधारित मिश्र धातुओं में प्रयुक्त होती है जिसका उपयोग बंदूक की गोली, कवच या खोल तथा हल्के फ्लिंट के उत्पादन में किया जाता है। क्लियर है? आज समझ में आपको मिश्र धातु क्या होती है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 28, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन से परमाणु क्रमांक आंतरिक संक्रमण तत्वों के हैं। देखिए 29, 59, 74, 95, 102 एंड 104। तो देखिए बच्चों आंसर देखिए, आंतरिक संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें परमाणु या किसी ऑक्सीकरण अवस्था में बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण होते हैं तथा इनके F कक्षक अपूर्ण होते हैं। इनमें आने वाला इलेक्ट्रॉन N-2 F कक्षक में प्रवेश करता है। तो देखिए आगे, ये F खंड के तत्व होते हैं, इनकी 2 श्रृंखलाएं होती है। देखिए बच्चों, F खंड की 2 श्रृंखलाएं होती है जो हम पढ़ के आए हुए हैं। पहला है लैंथेनाइट जिसमें परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक, तथा दूसरा क्या है, एक्टिनाइट जो परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक। ठीक है, उपयुक्त में से परमाणु क्रमांक 59, 95 तथा 102 आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है, यानी जो परमाणु क्रमांक 59 है, 95 है और 102 है, ये क्या होते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 29, एक्टिनाइट तत्वों का रसायन उतना नियमित नहीं है जितना कि लैंथेनाइट तत्वों का रसायन। इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आधार पर इस कथन का आधार प्रस्तुत कीजिए। देखिए आंसर देखिए बच्चों इसका, एक्टिनाइट तत्वों के रसायन में लैंथेनाइडों के रसायन की तुलना में कम नियमितता होती है क्योंकि एक्टिनाइट श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्थाओं की परास अधिक होती है। ठीक है,
आगे देखिए, इसका कारण 5F, 6D तथा 7S स्तरों की लगभग समान ऊर्जा है। एक्टिनॉइड सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। श्रेणी के प्रारंभिक अर्धभाग वाले तत्व सामान्यतः उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, जैसे थोरियम में +4, PaU तथा Np में क्रमशः +5, +6 तथा +7 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, परंतु बाद के तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्थाएं कम होती जाती है। अतः प्रारंभ एवं बाद वाले एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अधिक अनियमितता होती है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न नंबर 30 देखिए, एक्टिनाइड श्रेणी का अंतिम तत्व कौन सा है? इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इस तत्व की संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए बच्चों, एक्टिनाइड श्रेणी का अंतिम तत्व लॉरेंशियम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। तो देखिए, लॉरेंशियम 103 नंबर पे आता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इसका लॉरेंशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा रेडॉन 5F14, 6D1, 7S2। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लॉरेंशियम की संभावित ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, क्योंकि इसमें पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास 5F14 पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, लॉरेंशियम है और लॉरेंशियम जब +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल जाते हैं। और देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? लॉरेंशियम +3 का विन्यास हो जाएगा रेडॉन 5F14। तो देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? लॉरेंशियम 3+ का रेडॉन 5F14। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न नंबर 31 देखिए, हुंड नियम के आधार पर सीरियम +3 आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को व्युत्पन्न कीजिए तथा प्रचक्रण मात्र सूत्र के आधार पर इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए बच्चों, आंसर देखिए, सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या होता है? सीरियम का जिनोन 4F1, 5D1, 6S2। ठीक है, होता है। अतः सीरियम 3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? जिनोन 4F1 होगा, जिसमें केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, तो देखिए, अतः इसका चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं भाई? म्यू निकालने का सूत्र होता है √n और ब्रैकेट में n+2 बोर मैग्नेटॉन में। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और हमने देखा ना कि सीरियम 3+, देखिए बच्चों, जो सीरियम 3+ होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जिनोन 4F1, यानी इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यानी n बराबर 1 रख देंगे तो म्यू बराबर √1, 1+2, ये हो जाएगा √3। देखिए, हमने n की जगह, इस n की जगह और इस n की जगह 1 रख दिया, तो 1 और ब्रैकेट में 1+2 यानी हो जाएगा √3। और हम इसका मान क्या निकल के आएगा चुंबकीय आघूर्ण का? 1.732 बोर मैग्नेटॉन। तो देखिए, अतः सीरियम 3+ का चुंबकीय आघूर्ण बराबर 1.732 बोर मैग्नेटॉन होगा। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न नंबर 32 देखिए, लैंथेनाइड श्रेणी के उन सभी तत्वों का उल्लेख कीजिए जो +4 तथा +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। इस प्रकार के व्यवहार तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए बच्चों, लैंथेनाइड श्रेणी के हमें उन सभी तत्वों के बारे में बताना है जो +4 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और देखिए, इस प्रकार के व्यवहार तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच में भी हमें संबंध स्थापित करना है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, लैंथेनॉइड श्रेणी में +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले तत्व निम्नलिखित है। देखिए, सीरियम होता है जो 58 नंबर पे आता है, प्रेजियोडीमियम 59 पे आता है, नियोडीमियम जो 60 पे आता है, टर्बियम TB 65 पे आता है तथा डिस्प्रोसियम जो 66 पे आता है। ठीक है, आगे देखिए। इसी प्रकार +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले मुख्य लैंथेनाइड निम्न है। यूरोपियम जो 63 पे आता है, EU 63 तथा इटर्बियम YB जो 70 पे आता है। ठीक है,
लैंथेनाइडों में +4 तथा +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं रिक्त अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित F उपकोषों के अधिक स्थायित्व के कारण होती है। जैसे सीरियम +4 में उत्कृष्ट गैस विन्यास 4F0 है। इसी प्रकार Tb4+, ठीक है, टर्बियम 4+ में, यूरोपियम 2+ में 4F7 अर्धपूरित तथा इट्रबियम +2 में 4F14 यानी पूर्ण पूरित विन्यास होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 33। देखिए, निम्नलिखित के संदर्भ में एक्टिनोइड श्रेणी के तत्वों तथा लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के रसायन की तुलना कीजिए। तो देखिए बच्चों, इस तरीके का प्रश्न हम पहले भी सॉल्व करके आए हैं। और देखिए इसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, तीसरा है रासायनिक अभिक्रियाशीलता। तो देखिए बच्चों, इनमें क्या करना है, इन तीनों में हमें एक्टिनोइड और जो लैंथेनोइड श्रेणी है उनके तत्वों के रसायन की हमें तुलना करनी है। तो देखिए आंसर देखिए बच्चों, इस तरीके का प्रश्न हम पढ़ के आए हुए हैं, एक बार वापस नजर डाल लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? पहला देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए लैंथेनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सभी तत्वों में 6s2 विन्यास होता है तथा 4f में इलेक्ट्रॉन भरता जाता है। ठीक है, अर्थात यह परिवर्तनशील है। लेकिन Ln3+ में 4f1 से 4f14 तक विन्यास पाया जाता है। सभी एक्टिनाइडों में 7s2 विन्यास होता है तथा 5f एवं 6d उपकोषों में परिवर्तनशील विन्यास होता है। 5f उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, थोरियम तक 5f नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, प्रोटेक्टिनियम से प्रारंभ होकर लॉरेंशियम तक 5f पूर्ण रूप से भर जाता है। लैंथेनाइडों के समान एक्टिनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अनियमितताएं 5f उपकोष में उपस्थित F0, F7 तथा F14 स्थायी विन्यासों के कारण होती है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा देखिए ऑक्सीकरण अवस्था। लैंथेनाइडों में मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, लेकिन कुछ तत्व +2 तथा +4 अवस्था भी दर्शाते हैं। ठीक है, लैंथेनाइडों के समान एक्टिनाइड भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, लेकिन इनमें अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं +3 से +7 भी पाई जाती है। आगे देखिए बच्चों, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड दोनों में ही +4 की अपेक्षा +3 अवस्था में अधिक यौगिक बनते हैं तथा +3 एवं +4 अवस्था वाले आयनों की जल अपघटित होने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में। देखिए, लैंथेनाइडों में सामान्य रूप से श्रेणी के आरंभ वाले सदस्य अपने रासायनिक व्यवहार में कैल्शियम की तरह बहुत क्रियाशील होते हैं, परंतु बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ ये एल्यूमिनियम की तरह व्यवहार करते हैं। हाइड्रोजन गैस के वातावरण में मंद गति से गर्म करने पर ये धातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर लेती है। इन धातुओं को कार्बन के साथ गर्म करने पर कार्बाइड यानी Ln3C, Ln2C3 तथा LnC2 बनते हैं। ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है तथा हैलोजन के वातावरण में जलने पर हैलाइड बनाती है। ये ऑक्साइड यानी M2O3 तथा हाइड्रोक्साइड M और OH का क्या है, ट्राइस, होल ट्राइस है, यानी M ब्रैकेट में OH और इसका होल ट्राइस है, बनाती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हम लिख के आएंगे और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बता के आएंगे कि किस तरीके से इनकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लैंथेनाइड्स की। आगे देखिए, जबकि एक्टिनाइड अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो देखिए बच्चों, अब हम एक्टिनाइड के बारे में बताएंगे कि एक्टिनाइड अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, विशेषकर जब वे सूक्ष्म विभाजित हो। इन पर उबलते हुए जल की क्रिया से ऑक्साइड तथा हाइड्राइड का मिश्रण प्राप्त होता है और अधिकांश अधातुओं से संयोजन सामान्य ताप पर होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी धातुओं को प्रभावित करता है, परंतु अधिकतर धातुएं नाइट्रिक अम्ल द्वारा अल्प प्रभावित होती है और इसका कारण यह है कि इन धातुओं पर ऑक्साइड की संरक्षित सतह बन जाती है। क्षारों का इन धातुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट देखिए, लैंथेनाइड आसानी से संकुल नहीं बनाते, लेकिन एक्टिनाइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। अगला देखिए, लैंथेनाइड ऑक्सो धनायन नहीं बनाते, जबकि एक्टिनाइड UO2 2+, PuO2 2+ तथा UO+ जैसे ऑक्सो धनायन बनाते हैं।
ठीक है बच्चों, आया समझ में? आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 34। देखिए 61, 91, 101 तथा 109 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो देखिए बच्चों 61, 91, 101 और 109 जो परमाणु क्रमांक हैं, तो उनके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, यानी इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है कि 61 पे कौन सा तत्व आता है, 91 पे कौन सा आता है, 101 पे कौन सा आता है और 109 पे कौन सा तत्व आता है। तो देखिए जो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए 61 पे आता है प्रोमीथियम, ठीक है, 91 पे आता है हमारा प्रोटेक्टिनियम, इस तरीके से 101 पे आता है मेंडेलिवियम और 109 पे आता है मेटनेरियम, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए इसका, प्रोमीथियम का देखिए जिनोन 4f56s2। देखिए जो समझिए 61 परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जिनोन 4f56s2। इस तरीके से देखिए Pa प्रोटेक्टिनियम का देखिए, प्रोटेक्टिनियम का हो जाएगा रेडोन 5f26d17s2। इस तरीके से देखिए मेंडेलिवियम का देखिए रेडोन 5f13 7s2 और मेटनेरियम का देखिए रेडोन 5f14 6d7 ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 35। देखिए प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के अभिलक्षणों की द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के वर्गों के संगत तत्वों से क्षैतिज वर्गों में तुलना कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष महत्व दीजिए। पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, तीसरा है आयनन एंथैल्पी तथा चौथा है परमाणुीय आकार। तो देखिए बच्चों, पहला देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में भरे जाते हैं, जबकि द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी में इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4D तथा 5D कक्षकों में भरे जाते हैं, ठीक है। तथा सामान्यतः किसी वर्ग के सभी तत्वों का विन्यास समान होता है, लेकिन इसके अपवाद भी होते हैं जो कि संक्रमण तत्वों में भी है। क्लियर है? आगे देखिए, दूसरा देखिए ऑक्सीकरण अवस्थाएं। संक्रमण तत्वों के किसी वर्ग के सभी तत्वों द्वारा सामान्यतः समान ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाई जाती है। ये श्रेणी के मध्य में अधिकतम तथा अंत में न्यूनतम होती है। आगे देखिए बच्चों, तीसरा है आयनन एंथैल्पी। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है, लेकिन तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों से अधिक होता है, ठीक है। आगे देखिए, चौथा देखिए परमाणुीय आकार। देखिए बच्चों, द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के परमाणु आकार प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों से अधिक होते हैं, लेकिन लेंथेनाइट संकुचन के कारण, देखिए ध्यान दीजिए, लेकिन लेंथेनाइट संकुचन के कारण द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार लगभग समान होते हैं, और ये हम पढ़ के भी आए हुए हैं। चलिए आगे, अब देखिए प्रश्न नंबर 36। देखिए निम्नलिखित आयनों में प्रत्येक के लिए 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो देखिए जो ध्यान दीजिए, टाइटेनियम 2+, वैनेडियम 2+, क्रोमियम 3+, मैग्नीज 2+, आयरन 2+, आयरन 3+, कोबाल्ट 2+, निकिल 2+ और कॉपर 2+, ठीक है। आप इन जल योजित आयनों यानी अष्टफलकीय में 5 3D कक्षकों को किस प्रकार अधिग्रहित करेंगे, दर्शाइए। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, ये जो जलयोजित आयन है इन्हें अष्टफलकीय जो है उसमें, यानी जो अष्टफलकीय क्षेत्र होता है उसमें 5 3D कक्षकों में किस प्रकार अधिग्रहित करेंगे वो भी हमें दर्शाना है। तो देखिए आंसर देखिए, जल योजित आयनों में जल यानी H2O लिगेंड का कार्य करता है, जिसके कारण समान ऊर्जा के 5 3D कक्षक 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, T2G तथा EG। T2G कक्षकों की ऊर्जा EG कक्षकों से कम होती है। देखिए बच्चों, हम पढ़ के भी आए हुए हैं भाई, लिगेंड की उपस्थिति में क्या होता है, जो D कक्षक होते हैं उनका विपाटन हो जाता है, और जो D कक्षक होते हैं वो टूट जाते हैं T2G और EG में। और जिसमें देखिए बच्चों होता क्या है, देखिए समझिए, यहाँ पर
देखिए बच्चों ये 5D कक्षक है। 5D कक्षकों का क्या होगा, लिगेंड की उपस्थिति में विपाटन हो जाएगा और अष्टफल के क्षेत्र में इनका विपाटन होता है, जिसमें Eg तो होते हैं उच्च ऊर्जा के कक्षक और T2G होते हैं निम्न ऊर्जा के कक्षक। यानी लिगेंड की उपस्थिति में अगर अष्टफल के क्षेत्र की हम लोग बात करें तो डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है Eg और T2G में, जिसमें Eg होते हैं उच्च ऊर्जा के और T2G होते हैं निम्न ऊर्जा के। आगे देखिए T2G तथा Eg कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर कम होता है क्योंकि H2O एक दुर्बल लिगेंड है। विभिन्न आयनों के इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में निम्न प्रकार भरे जाते हैं। तो देखिए अब हम इनके विन्यास पे चर्चा करेंगे कि T2G और Eg में क्या विन्यास होता है। तो देखिए बच्चों एक एक को लेकर हम ध्यान देंगे। देखिए भाई इनके एक एक को समझेंगे। पहला देखिए टाइटेनियम 2+। तो देखिए टाइटेनियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3D2। ठीक है बच्चों, और जब इसे हम भरेंगे यानी Eg और T2G में भरेंगे तो हमें पता है ना कि उच्च ऊर्जा के कक्षक तो क्या होते हैं Eg और निम्न ऊर्जा के कक्षक क्या होते हैं T2G होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम T2G में भरेंगे, ये Eg है ये T2G है, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे यानी 3D2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों में आ जाएंगे, यानी इसका विन्यास हो जाएगा T2G2। ठीक है, इस तरीके से देखिए वैनेडियम 2+, देखिए इसका विन्यास होता है ऑर्गन 3D3, तो इसका विन्यास हो जाएगा T2G और ऊपर 3 T2G3। इसी तरीके से देखिए क्रोमियम 3+ की बात करें, इसका विन्यास होता है ऑर्गन 3D3 यानी अब हो जाएगा T2G3। क्या हो जाएगा, इसका विन्यास T2G3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसे समझिए, Mn2+ की हम लोग बात करें, मैग्नीज 2+ की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका विन्यास होगा ऑर्गन 3D5। ठीक है, अब हम देखते हैं कि Eg और T2G में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होंगे। तो देखिए बच्चों समझिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब लिगेंड क्या है जल, और जल क्या है दुर्बल लिगेंड है, यानी H2O एक दुर्बल लिगेंड है। तो दुर्बल लिगेंड में क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन T2G में जाते हैं और उसके बाद Eg में, यानी युग्मन नहीं होता है, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन Eg में और उसके बाद ही उनका युग्मन होता है। अब हम बात कर रहे हैं Mn2+ की, यानी 3D5, 5 इलेक्ट्रॉन है डी में। तो देखिए कैसे जाएंगे, एक इसमें 1 2 3 और 4 5, यानी अगर हम Mn2+ की बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा T2G3 Eg2। तो देखिए बच्चों विन्यास देखिए T2G3 Eg2। ठीक है, आया समझ में। इस तरीके से देखिए आयरन 2+, देखिए इसका विन्यास होता है ऑर्गन 3D6 यानी ये हो जाएगा T2G4 Eg2। इसी तरीके से आयरन 3+ का देखिए ऑर्गन 3D5 यानी T2G3 Eg2। और इसी तरीके से देखिए हम कोबाल्ट 2+ की बात करें तो ऑर्गन 3D7 यानी इसका हो जाएगा T2G5 Eg2। इस तरीके से निकेल 2+ की बात करें तो ऑर्गन 3D8 यानी T2G6 Eg2। और इसी तरीके से देखिए बच्चों अगर हम कॉपर 2+ की बात करें तो इसका होता है ऑर्गन 3D9, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा T2G6 Eg3। ठीक है, आया समझ में। आगे देखिए प्रश्न नंबर 37, देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व भारी संक्रमण तत्वों के अनेक गुणों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, टिप्पणी कीजिए। देखिए आंसर देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों तथा भारी संक्रमण तत्वों के गुणों में निम्नलिखित भिन्नता होती है। पहला देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व सामान्यतया +2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जबकि भारी संक्रमण तत्वों में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। आगे देखिए दूसरा देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में धातु यानी MM बंध नहीं होता, जो कि भारी संक्रमण तत्वों में सामान्यतः पाया जाता है। इसी कारण भारी संक्रमण तत्वों के गलनांक प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गलनांक से अधिक होते हैं। और तीसरा देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में उच्च समन्वय संख्या वाले संकुल नहीं बनते, जैसे 7 या 8, जबकि भारी संक्रमण तत्व 7 या 8 समन्वय संख्या वाले संकुल भी बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए
चौथा देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में लिगेंड की प्रकृति यानी प्रबलता के आधार पर निम्न चक्रण संकुल तथा उच्च चक्रण संकुल बनते हैं, जबकि भारी संक्रमण तत्व हमेशा निम्न चक्रण संकुल ही बनाते हैं। ठीक है, आज समझ में ये प्रश्न आपको। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 38। देखिए बच्चों, निम्नलिखित संकुल स्पीशीज के चुंबकीय आघूर्णों के मान से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ संकुल दिए गए हैं, साथ में चुंबकीय आघूर्ण दिए गए हैं और हमें बताना है कि इस चुंबकीय आघूर्ण के मान से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, देखिए क्या क्या दिए गए हैं। पहला देखिए, उदाहरण में पहला है K4 और ब्रैकेट में दिया हुआ है, बड़े ब्रैकेट में Mn, छोटे ब्रैकेट में Cn और ये 6। ठीक है, इस तरीके से दूसरा देखिए Fe, ब्रैकेट में H2O ये 6 और ब्रैकेट के बाहर, इस बड़े ब्रैकेट के बाहर है 2+, यानी इस संकुल आयन पे आवेश क्या है 2+। और अगला देखिए K2 और ये बड़े ब्रैकेट में MnCl4 है, इसका चुंबकीय आघूर्ण है 2.2 और ये चुंबकीय आघूर्ण बोर मैग्नेटोन में है, इसका है 5.3 और इसका है 5.9। क्लियर है। देखिए बच्चों, आंसर देखिए, पहला देखिए K4MnCn6, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर 2.2 बोर मैग्नेटोन दिया गया है। क्लियर है। तो आगे देखिए, सैद्धांतिक आधार पर सूत्र म्यू बराबर √n+2, ठीक है, बोर मैग्नेटोन। इसके अनुसार अगर n बराबर 1 होने पर, यानी n बराबर 1 होता है तो म्यू का मान 1.732 बोर मैग्नेटोन आता है, जो कि 2.2 के लगभग समान है। अतः इस संकुल में Mn पर यानी मैग्नीज पर D2sp3 संकरण होगा, क्योंकि Cn- प्रबल लिगेंड है। जो साइनाइड आयन है वो क्या है, प्रबल लिगेंड है, जिसके कारण Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G5 होगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, T2G5, क्योंकि Cn- क्या है, प्रबल लिगेंड है, जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। भाई देखिए T2G5 की हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः ये संकुल कैसा होगा, अणुचुंबकीय। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि हमारा जो ये संकुल है, जो ये फर्स्ट वाला संकुल है, ये कैसा होगा, अणुचुंबकीय होगा। क्लियर है। आगे देखिए, दूसरा देखिए Fe, ब्रैकेट में H2O और इस पूरे संकुल पे आवेश है 2+, इसके लिए म्यू बराबर 5.3 बोर मैग्नेटोन दिया गया है। ठीक है, अतः सूत्रानुसार n बराबर 4 लेने पर म्यू बराबर 4.89 बोर मैग्नेटोन आता है, जो कि 5.3 के लगभग समान है। अतः इस संकुल में आयरन पर sp3d2 संकरण होगा, क्योंकि H2O दुर्बल लिगेंड है, जिससे Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G4Eg2 होगा, जिसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अतः ये संकुल भी क्या है, अणुचुंबकीय है। क्लियर है। आगे देखिए, तीसरा देखिए K2MnCl4 के लिए म्यू बराबर 5.9 बोर मैग्नेटोन दिया गया है। अतः सूत्रानुसार n बराबर 5 लेने पर म्यू बराबर 5.91 बोर मैग्नेटोन आता है, जो कि 5.9 के लगभग समान है। अतः इस संकुल में Mn पर sp3 संकरण होगा तथा Cl- दुर्बल लिगेंड है, जिसकी उपस्थिति में Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, T2G3Eg2। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, जो Cl- है वो दुर्बल लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा T2G3Eg2। अतः जिसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5। अतः यह संकुल भी क्या होगा, अणुचुंबकीय। क्लियर है। आए समझ में आपको ये तीनों। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने इस यूनिट के सभी अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, तो आप अच्छे से इनको लिख कर इनकी प्रैक्टिस करिए। और देखिए, अब आगे आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।